देश भर में लागू हुआ सीएए, सीएम धामी ने जताया पीएम का आभार, कहा मोदी है तो मुमकिन है। सीएम धामी ने लाभार्थियों को बांटे चेक, बोले भराड़ीसैंण में बनेगी बद्री गाय का ट्रेनिंग सेंटर। गैरसैंण में डॉक्टरों की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी महिलाएं, लोकसभा चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी। नैनीताल की गहरी खाई में गिरा वाहन, हादसे में एक की मौत, 7 घायल, संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा। पौड़ी जिले के सतपुली में लगी भीषण आग, व्यापारियों की 12 दुकानें जलकर हुई खाक, प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ ना। पौड़ी लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अभी तक भले ही प्रत्याशी की घोषणा न की हो, लेकिन रामनगर विधानसभा क्षेत्र में अपना चुनाव कार्यालय जरूर खोल दिया, जिसका आज पूजा अर्चना के बाद विधिवत शुभारंभ किया गया। वहीं बीजेपी के नेताओं ने दावा किया जल्द ही पार्टी पौड़ी लोकसभा सीट पर प्रत्याशी की घोषणा करेगी। और इस मौके पर बीजेपी विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा पौड़ी लोकसभा सीट के लिए जल्द ही प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ता काफी उत्साहित है और पार्टी जिसे भी मैदान में उतारेगी, कार्यकर्ता उसे जिताने के लिए जी जान लगा देंगे। चुनाव दफ्तर का उद्घाटन करने के बाद विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने अपने कार्यालय में तीनों मंडल अध्यक्षों के अलावा सभी बूथ व प्रकोष्ठ के पदाधिकारी के साथ बैठक की और इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए कि वो केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी ने अभी 3 ही लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिनमें टिहरी गढ़वाल, नैनीताल उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीटें हैं। वहीं हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल सीट पर बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस की बात की जाए तो पार्टी ने एक भी सीट पर अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। देहरादून से लखनऊ के लिए नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई। ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से पहले रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने वीसी के माध्यम से रेलवे से जुड़ी कई परियोजनाओं की शुरुआत की। वहीं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और रेलवे के प्रमुख अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा रेलवे के क्षेत्र में उत्तराखंड को 5120 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। राज्य की कनेक्टिविटी की मांग पूरी करने के लिए वे पूरे राज्य की ओर से पीएम मोदी को धन्यवाद देते हैं। वहीं कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल मार्ग पर काम चल रहा है और यह जल्द ही पूरा हो जाएगा। हाई सेमी स्पीड ट्रेन देवभूमि के दुर्गम पहाड़ों पर भी दौड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। इसके साथ ही हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो हमारे राज्य के साथ जो लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी के कारण से उत्तराखंड में केंद्र सरकार के सहयोग से तेजी से विकास की योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। पिछले अगर हम 10 वर्षों की बात करें तो 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृत हुई है। आज हम देख रहे हैं उत्तराखंड के रेलवे के क्षेत्र में भी 5120 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 6 स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देवभूमि की जो भी मांग होती है, जो भी जरूरत होती है, उन सभी मांगों को, उन सभी जरूरतों को बिना कोई देरी किए हुए पूरा करते हैं, उनको स्वीकृति प्रदान करते हैं। फिर चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रोपवे की बात हो या सड़क की हो, रेल हो या परिवहन हो, हर क्षेत्र में एक के बाद एक सुविधाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिल रही हैं।
हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से देहरादून से अयोध्या के लिए वायुयान की संचालन की बात की, वह मांग हमारी पूरी हो गई। हमने पंतनगर से बनारस के लिए हवाई सेवा की मांग की, वह भी पूरी हो गई। आजादी के बाद पहली बार टनकपुर से देहरादून के मध्य ट्रेन संचालन की मांग की, वह भी पिछले दिनों पूरी हो गई। मैं कहना चाहता हूं कि जनता से जुड़ी हुई जिस भी सुविधा की मांग आदरणीय प्रधानमंत्री जी से करते हैं, वह सब एक के बाद एक हमको मिल जाती है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे अभिभावक की तरह हमारी बातों को स्वीकार करते हैं। देहरादून से लखनऊ के मध्य वंदे भारत ट्रेन की सौगात देकर उत्तराखंड के प्रति अपने विशेष लगाव को उन्होंने हम सब के समक्ष हमेशा प्रदर्शित किया है। और इस अवसर पर भी इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सब की तरफ से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में पहाड़ तक ट्रेन पहुंचने का सपना भी सच होने जा रहा है। कर्णप्रयाग से ऋषिकेश जो ट्रेन लाइन का काम चल रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्दी उसमें भी ट्रेन का संचालन होगा, यह भी हमारे लिए एक स्वप्न के साथ। पूर्व सीएम हरीश रावत इन दिनों अपनी धार्मिक यात्रा पर हैं। हरीश रावत ने असम में मां कामाख्या के दर्शन किए और इस दौरान हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लिखा वे मां कामाख्या में दर्शन करने आए हैं और काफ़ी समय बाद उन्हें सौभाग्य मिला, जिसके बाद हरीश रावत गुवाहाटी गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत बीते दिनों अयोध्या पहुंचे थे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए। हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पर अयोध्या राम मंदिर दर्शन से जुड़ी तस्वीरें भी साझा की। द्वाराहाट विधानसभा क्षेत्र से ग्राम सभा मनौली के ग्रामीणों ने विधायक मदन सिंह बिष्ट का जोरदार स्वागत किया। बता दें, ग्राम सभा में लंबे समय से पेयजल आपूर्ति की समस्या बनी थी, जिसको विधायक ने सरकार से पेयजल योजना को स्वीकृत करवा लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने खुशी में आतिशबाजी कर ढोल नगाड़े संग फूल मालाओं से स्वागत किया। ग्रामीणों का कहना है उनकी ग्राम सभा के लोग 1975 से पेयजल योजना की मांग कर रहे थे। कई सरकारें आई और चली गईं, लेकिन आज तक किसी ने भी उनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं विधायक मदन सिंह बिष्ट द्वारा उनकी मांगों को पूरा किया जा रहा है और इसके लिए गांव के सभी लोग उनका आभार जताते हैं। मैनुअली विशेषकर जो आपने 60 साल से अमृत महोत्सव में जो है पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रही सरकारें। मेरे पास मेरे गांव के लोग, बुजुर्ग लोग आए। हमने एक वादा किया इनसे, हमने कि हम आपको पानी, चाहे विधायक निधि से, चाहे स्वच्छता निधि से, चाहे किसी तरीके से हम आपको पानी पिलाएंगे। उसके लिए आज मेरे साथियों ने, मेरे गांव वालों ने, मेरी बहनों ने मेरा स्वागत किया। तो बहुत जल्दी इसमें जो है हम काम 7-8 दिन के बाद में स्टार्ट करवाएंगे। दूसरा, अभी मेरे मनाली जी ने जो पूर्व प्रधान रहे, उन्होंने सड़क के बारे में मुझसे बातचीत करी, तो मैंने कहा कि इसमें जो है अभी जिला योजना की बैठक होगी। जिला योजना की बैठक में चाहे 8 लाख, 10 लाख, 9 लाख जो भी मद आएगा, उसमें मैं इसमें आपके टाइल्स के रूप में इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। सर, अभी जैसे पंचायत घर के लिए लोगों की डिमांड थी, पंचायत घर का जो फर्श यहाँ पर वो करना है, उसके लिए भी इन्होंने एक डिमांड रखी। अल्लाह, चिंता क्यों कर रहे हो? जो वादा करूंगा करके जाऊंगा। हमारी मैनुअली की जो पीड़ा तमिलनाडु में हुई राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में उत्तराखंड की टीम ने परचम लहराते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता जीतकर लौटे खिलाड़ियों का हरिद्वार के वेद मंदिर आश्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और उत्तराखंड टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष देशराज कंडवाल ने स्वागत किया। स्वामी यतीश्वरानंद के खिलाड़ियों के जज्बे की सराहना करते हुए अगली प्रतियोगिता में टीम पहला स्थान प्राप्त करेगी। वहीं पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल ने भी सभी विजयी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और कहा, टेनिस बॉल क्रिकेट खेल को उत्तराखंड के खेलों में शामिल करने के लिए जल्द मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाएगी, ताकि खिलाड़ियों को और ज्यादा सुविधाएं मिल सके।
मैं उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनके नेतृत्व में जो हमारी उत्तराखंड की जो टीम थी वो तमिलनाडु के अंदर खेलने के लिए गई थी। जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन का जो वहाँ पर कार्यक्रम था, उसमें लगातार हमारे उत्तराखंड की टीम ने 5 मैच उसमें लगातार जीते हैं। मैं अपने सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। वैसे तो तीसरे नंबर पर आए हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है उन बच्चे के हौसले को देखकर आगे जब भी हमारी टीम किसी भी प्रदेश या देश में जाएगी, निश्चित रूप से वो नंबर 1 स्थान को हासिल करेगी। यहाँ पर जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से 4-5 खिलाड़ी उधम सिंह नगर से, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल से इसमें शामिल है। जी हाँ, बिल्कुल हमारी ये डिमांड हमेशा से रही है कि टेनिस बॉल क्रिकेट एक ऐसा खेल है क्योंकि ये गली स्तर से लेकर हर गांव, क्षेत्र, शहर हर जगह खेला जाता है। और हमारे सामने दिक्कत क्या आती है कि खेल कोई भी लेते, लेकिन हमें गवर्नमेंट से कोई भी फंड वगैरह नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से हम लोगों को दिक्कत आ रही है। अगर हमें गवर्नमेंट से फंड मिले, गवर्नमेंट इसको गेम को अपने गेम में शामिल करे, हमको जूता, कपड़ा और हमारे आने जाने का खर्चा उठाए, तो हम निश्चित रूप से अगले साल आने वाले गेम्स में प्रथम स्थान हासिल करें। हरिद्वार में खास प्लेग्राउंड बनाया गया है जिसमें बच्चे खेलकर लुत्फ भी ले रहे हैं और अच्छा प्रशिक्षण मिलने से यहां अच्छे खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं। HRDA द्वारा शंकराचार्य चौक पर बनाए गए स्पोर्ट्स जोन की खूब सराहना हो रही। वहीं रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह का कहना है हरिद्वार में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैदानों की कमी के चलते खिलाड़ी खुलकर खेल नहीं पाते, इसलिए शंकराचार्य चौक पर नेशनल हाईवे के फ्लाईओवर के नीचे करीब 2.25 करोड़ की लागत से स्पोर्ट जोन तैयार किया जा रहा है। जल्दी यहां कोच की नियुक्ति की जाएगी। भैया कहाँ से आए? भैया सागर शर्मा नाम और ये बैराजपुर से आए हैं। कैसा लग रहा है? इससे पहले तो हमने मतलब मोहल्ले में खेलते थे, क्या कहते हैं, मोहल्ले में इतनी सुविधा नहीं थी खेल पाने के लिए, लेकिन यहाँ पे सरकार ने जो ये फुटबॉल के लिए, बास्केटबॉल के लिए सबके लिए मतलब अलग से व्यवस्था कर दिया बच्चों के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे हमें खेल के बहुत मज़ा आता है। रोज़ हम शाम को आते हैं यहाँ पे 4 बजे के करीब खेलने के लिए। उनको तो मतलब तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हम बच्चों के लिए मतलब मोहल्ले में इतनी सुविधा नहीं हो पाती है। जैसे यहाँ पे गूगल है, नीचे खेलने के लिए जगह है, साइड में बैरियर लगा रखे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और क्या कहते हैं, बच्चों की तरफ से तो पूरी सरकार को बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। हाँ जी, यहाँ पे सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा गया है। CCTV कैमरों के हमारी साइकिल की पार्किंग है, उसमें बहुत ध्यान दिया गया है ताकि किसी बच्चे की साइकिल चोरी ना हो पाए। और यहाँ पे कोई जो मतलब अंदर व्यवस्था की गई है, बॉल यहाँ पे सरकार दे दिया, उससे भी चोरी होने से रोका जा सके, इसलिए CCTV कैमरे भी लगाए गए, जो कि बहुत अच्छी बात है। खेल के बहुत अच्छा लगता है। हम रोज यहाँ पे खेलते हैं, खेलने के साथ हमारी एक्सरसाइज अच्छी होती है और यहाँ पे जो बच्चे हैं उन सबको फ्री खेलने को मिल रहा है। ये हमारी बहुत अच्छी सुविधा हुई है और जिन्होंने बनाया हम उनको दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी सुविधा की है बच्चों के लिए। तो हम लोग भेजते हैं और मम्मी लोग फोर्स करते हैं कि जाओ खेलो, अब यहाँ पे बन चुका है, घर के पास ही है और खेलना चाहिए सभी बच्चों को। देखिए, स्पोर्ट्स जोन जैसे आप देखते हैं अभी चालू हो गया, काफ़ी बच्चों ने खेलना भी स्टार्ट कर दिया है। रात को लेट भी बच्चे वहाँ खेल रहे हैं। अभी हम लोगों ने वहाँ टेंडर निकाल दिया जिसमें हमारी पार्किंग जो है गतिमान है, वो लोग पार्किंग में पर चार्ज करने लगेंगे पैसे। तो इससे ये फ़ायदा होगा हमें कि जो पैसे उसके आएंगे उससे हम गार्ड्स और वहाँ बाकी सुविधाएँ जैसे रहती हैं, पानी पीने की व्यवस्था, ये सब भी हम फ्यूचर में रख पाएंगे। व्यवस्था करिए, पहले हम देखेंगे प्रतिनियुक्ति पे जो आ सके, डेप्यूटेशन पे आ सके। तो कल इंटरव्यूज हुए, जब वो प्रणाली पूरी हो जाएगी उसके बाद हम इस पोजीशन में रहेंगे उनको नियुक्त करने की। उनकी एनओसी लाने की जिम्मेदारी कोच की स्वयं रहेगी। यदि ऐसा होता है कि हमारे पहले फेज में अगर हमें कोई भी कोच डेप्यूटेशन पे नहीं मिलता है, फिर हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस, जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स होते हैं जिनके पास जो एज ए ट्रेनर सर्टिफिकेट हो, तो आउटसोर्सिंग से भी लेना हो तो 2 लेंगे। इसका एक तो फायदा रहेगा, जो कोचेज रहेंगे, हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसके पे वो रख रखाव का रखेंगे। दूसरा, उनके सेशंस कुछ हम यहाँ भी लगाएंगे शंकराचार्य चौक भूपत वाला में डे वाइज, ताकि वो बच्चों को अच्छे से गाइड कर सकें। श्रवण कुमार को उनके माता पिता की सेवा और भक्ति की वजह से माना जाता है। वे अपने अंधे माता पिता को कंधे पर लेकर तीर्थ यात्रा पर निकले थे। ऐसा ही कुछ हरिद्वार में देखने को मिला, जहां मातृ पितृ सेवा का संदेश लेकर 2 भाई अपनी मां को कंधे पर लेकर निकले। और इतना ही नहीं,
अब वो मां को चार धाम के दर्शन भी कराना चाहते हैं। उनकी मां चलने में असमर्थ है, ऐसे में वो मां को कांवड़ में बिठाकर निकले। दरअसल उत्तर प्रदेश के बदायूं के निवासी धीरज और तेजपाल अपनी मां राजेश्वरी को कांवड़ पर लेकर निकले। वो हिमाचल प्रदेश के बद्दी के रहने वाले हैं, जो हरिद्वार पहुंचकर मां को गंगा स्नान कराकर साथ ही गंगा और आरती का भी दर्शन कराए। धीरज और तेजपाल ने बताया वो 6 महीने तक इसी तरह पैदल यात्रा करेंगे और इसके बाद अयोध्या में राम मंदिर दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। और तहसील बद्दी से आए हैं और हम अपनी माता को श्रवण यात्रा करवा रहे हैं। जिस प्रकार त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को करवाई थी, उसी प्रकार हम भी अपने माता पिता को अपने कंधों के ऊपर यात्रा करवा रहे हैं। और इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को बढ़ावा देना है, उनको समझाना है कि वो हमारा सनातन धर्म ना छोड़ें, अपने सनातन धर्म में ही रहें। नागरिकता संशोधन अधिनियम नियमों की अधिसूचना जारी हो गई। 11 मार्च से सीए कानून देश भर में लागू हो गया और इसी बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। योगी ने कहा, पीड़ित मानवता के कल्याण के लिए सीए लागू करने का निर्णय ऐतिहासिक है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मजहबी बर्बरता से पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के सम्मानजनक जीवन का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत की नागरिकता प्राप्त करने जा रहे सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन किया। वहीं अखिलेश यादव ने सीए को लेकर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा, जब देश के नागरिक रोजी रोटी के बाहर जाने पर मजबूर हैं तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता अब भटकावे की राजनीति या भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों गए। ऐसे में सीएए को लेकर यूपी पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सभी जिलों के जिम्मेदार अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिम्मेदार अधिकारियों को इस दौरान सोशल मीडिया पर सतर्क रहने का भी आदेश दिया। और सीए को लेके ये संभावना व्यक्त की जा रही थी, इसको जल्दी सरकार लागू करे। इसको लेके हम लोगों ने बृहद तैयारियां की थी पहले से, और हमारे जितने भी फील्ड के अधिकारी उनको इस संबंध में सेंसिटाइज कर दिया गया था। और उनकी लगातार सभी स्टेक होल्डर्स, जैसे धार्मिक नेता हैं, पीस कमेटी के मेंबर्स हैं, डिजिटल वॉलंटियर्स हैं और सिविल डिफेंस के लोग हैं, उनके साथ लगातार वार्ता चल रही थी। और मैं पुनः ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि सीए एक ऐसा रूल है जिसके साथ किसी के साथ कोई नागरिकता किसी की जानी नहीं। एक इनेबलिंग प्रोविजन है जिससे कि किसी को नागरिकता दी जाएगी, और वो ऐसे लोगों की जो हमारे पड़ोसी देशों से धार्मिक कारणों से परेशान होकर यहाँ आए। उनकी संख्या भी बहुत कम है और इसका व्यापक असर भी दिख रहा है। सभी धार्मिक नेताओं ने इस संबंध में अपनी पॉजिटिव टिप्पणी दी है और हम लोग लगातार एहतियात बरत रहे हैं। और जहां तक कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रश्न है, इसके लिए हम लोगों ने 179 कंपनी पीएसी, 100 कंपनी हमें सीएपीएफ भी मिली हुई है चुनाव के दृष्टिगत, उसका उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी तकनीकी संसाधन हैं, हमारे सीसीटीवी है, हमारे ड्रोन कैमरा हैं, हमारे बाइनोकुलर्स हैं, अन्य जो तैयारियां एक संवेदनशील प्रकरण को डील करने की होती है, वो चीजें हो रही हैं। सेक्टर स्कीम के तहत सभी लोग लगातार भ्रमणशील है। अभी तक कहीं से कोई अप्रिय सूचना नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो सशक्त एक टीम है फील्ड में, मजिस्ट्रेट्स की, पुलिस अधिकारियों की, वो इस पूरे प्रकरण को लोगों के साथ मिल बैठ के निपटा लेंगे और आने वाले समय में यहाँ किसी भी तरह की कानून व्यवस्था उत्पन्न नहीं होने। ऐसे स्थान जहाँ पहले दिक्कतें हुई थी,
या कुछ जो संवेदनशील स्थान हम लोगों ने चिन्हित किए हैं या कुछ संवेदनशील और इस तरह के उपद्रवी तत्वों की पहचान भी हम लोगों ने की, उन पे लगातार और सतर्क दृष्टि है। हमारी डिप्लॉयमेंट जो फील्ड में है वो उसी के मद्देनजर, कहीं से भी कोई व्यक्ति अगर गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा, आम जनता पे र्यूमर फैलाने की कोशिश करेगा, तो हम उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। तथा साथ ही हमारे मुख्यालय तथा सभी फील्ड लेवल पे सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी राउंड द क्लॉक की जा रही है। 24 घंटे हमारे अधिकारी चीज़ों को देख रहे हैं। डीजीपी मुख्यालय स्तर से भी जो कंट्रोल रूम है, इसमें सीए को लेके यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार मुलाकात करने अयोध्या पहुंचे, जहां विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने रामलला के दर्शन भी किए। और इस दौरान सतीश महाना ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में उत्साह है और पूरे देश से भगवान रामलला का दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। वहीं अयोध्या में मारवाड़ी समाज के प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा एक धर्मशाला बनाई गई, जिसका आज भूमि पूजन हुआ। ये धर्मशाला इस राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय परिवार के स्वरूप को दर्शाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पूरे देश में उत्साह है। राम इस राष्ट्र की आस्था है, राम इस राष्ट्र की आत्मा है, राम इस राष्ट्र के राजा हैं, दुनिया के राजा हैं इस राष्ट्र। उस नाते से पूरे देश से, सभी प्रदेशों से भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आज सौभाग्य से लोकसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरे मंत्रिमंडल और विधायक सब यहाँ पर आए हैं। एक महेश्वरी धर्मशाला जो मारवाड़ी समाज के प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा यहाँ पर बनाई जा रही है, इस राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय के परिवार के स्वरूप को दर्शाती है। आज बहुत मेरे मन में उत्साह है, क्योंकि जिनके मार्गदर्शन में हम सब स्पीकर्स काम करते हैं, ऐसे माननीय लोकसभा स्पीकर साहब आज अयोध्या आए हैं। हम सब लोगों ने आज उस धर्मशाला का, उस भवन का, आज मैं कहूँगा धर्मशाला के भवन का शिलान्यास भी हुआ था। भगवान के दर्शन करने के लिए भी जाएंगे और शाम को मां सरयू की आरती के लिए भी जाएंगे। अयोध्या में किसान मेला का आयोजन किया गया। 4 दिवसीय मेले का उद्घाटन जीआईसी ग्राउंड में किया गया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसान मेले का उद्घाटन किया। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र व प्रदेश की सरकार कटिबद्ध है। भाजपा सरकार में योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं और जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है, वहीं सरकार किसान के हित में योजनाएं संचालित कर रही हैं। कांग्रेस को तो एमएसपी के ऊपर बोलने का अधिकार ही नहीं, क्योंकि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अंदर लागत से 1.5 गुना एमएसपी पर किसान से खरीद करने का प्रावधान था। लेकिन 2006 में जब स्वामीनाथन जी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उस समय यूपीए की सरकार की अंतर मंत्रालय की कमेटी ने खारिज कर दिया था कि किसान को लागत से 1.5 गुना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 202 रिकमेंडेशन जो स्वामीनाथन आयोग ने रखी थी, वो 200 की 2 रिकमेंडेशन स्वीकृत कर दी गई है और उसको मंजूरी मिल गई, उस पर काम शुरू हो गया है। और उससे भी आगे जाकर जो जिन्होंने एमएसपी को लागत से 1.5 गुना देने से मना कर दिया था, उसके ऊपर भी हम काम करके और आज लागत से 1.5 गुना पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसान से फसल को खरीद रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने इतने सालों तक सिर्फ राजनीति की, किसान के नाम पर उन्होंने पॉलिटिक्स की, लेकिन किसानों के हित का निर्णय नहीं लिया। और ये जो स्वामीनाथन एमएसपी की बात करें, ये कांग्रेस को तो बोलने का अधिकार ये आज से 15 साल पहले खो चुका है। योगी कैबिनेट में शामिल होने के बाद सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने कार्यकर्ताओं से कहा, जब भी थाने में जाओ तो सफेद नहीं
पीला गमछा लगाकर जाओ। इससे दरोगा जी और आपकी शक्ल में ओम प्रकाश राजभर देखेंगे। हालांकि फर्रुखाबाद में ऐसा नहीं हुआ। जिले के नवाबगंज पुलिस थाने में पीला गमछा डालकर पहुंचे कार्यकर्ता की दरोगा ने हेकड़ी निकाल दी और गमछा मोबाइल फोन दोनों रखवा लिया। इस घटना से नाराज सुभाषपा कार्यकर्ता ने पुलिस थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा, अगर थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी की कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ तो लोग उच्च अधिकारियों से बातचीत करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। भारतीय समाज पार्टी जिला अध्यक्ष फर्रुखाबाद। अच्छा, थाना घेराव क्या मामला है पूरा? थाना घेराव हमारे विधानसभा अध्यक्ष संतराम कश्यप जी हैं, उनको थाने में बुलाया गया और उनके साथ अभद्रता की गई और हमारी पार्टी का गमछा और उनका मोबाइल भी छीन लिया गया। ये पार्टी के बारे में उन्होंने बहुत अभद्रता यहाँ टिप्पणी की है और हम जब थाना अध्यक्ष जी से बात करने आए हैं तो उनकी भी भाषा गलत निकली। अगर आपकी समस्या का निस्तारण हुआ तो अगर हमारी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो थाने में हम बैठ जाएंगे, धरने पे बैठेंगे। अभी तो धरने पे हैं? अभी तो धरने पे नहीं, अभी तो हम सिर्फ यहाँ अपनी समस्या का समाधान कराने आए। अगर थाना इंचार्ज घेराव करने आए, थाना इंचार्ज मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी तो इस समय घेराव पे हैं? हाँ, अभी घेराव पे हैं। जब सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिला मीडिया प्रभारी फर्रुखाबाद से हूँ। तो क्या मामला है जो थाने घेराव किया? देखिए, थाने में आने का तात्पर्य सिर्फ एक ही है कि हमारी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, विधानसभा अध्यक्ष संतराम कश्यप, इनको जो है पुलिस के द्वारा बुला करके अभद्रता की गई। पार्टी का एक अंगोछा है जो हमारा पार्टी का मान सम्मान है, इसको जो है इन्होंने छीना गया उनके हाथ से और गले से उतारा गया, जो मोबाइल छीना गया। दूसरी चीज़ ये कि अभद्रता की गाली गलौज किया गया। गाली गलौज करने का कारण क्या था? अगर कोई बात अगर बनती है तो उनको बैठाल के आराम से बात की जा सकती थी। अभद्रता करने की कोई ज़रूरत नहीं है पुलिस को। अगर पुलिस ने अभद्रता की है उसकी कानूनी कार्रवाई पुलिस कप्तान साहब करें या इंस्पेक्टर साहब करें, हम संतुष्ट हो जाएंगे, इससे संतुष्ट नहीं है। अगर ना हुआ तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, अगर नहीं होता है तो कप्तान साहब के पास पेश हो जाएंगे, कप्तान साहब धरने पर बैठ जाएंगे। हम लोग पार्टी का पूरा वर्चस्व फर्रुखाबाद का जो भी है संगठन हमारा साथ है और साथ ही रहेंगे। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ को उज्जैन में महाकाल और ओंकारेश्वर से जोड़ने वाली काशी महाकाल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस ट्रेन की खासियत है, इसमें यात्रियों को आध्यात्मिक माहौल मिलेगा और ट्रेन में भजन कीर्तन की गूंज सुनाई देगी। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा के पत्रकारों से बातचीत करते हुए उरई स्टेशन पर 3 नई ट्रेनों का संचालन होगा, जिससे लोगों की यात्रा आसान हो जाएगी। वहीं व्यापारियों और छात्र छात्राओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा प्रयास किए जाएंगे, जल्द ही दिल्ली तक भी सीधी ट्रेन लोगों को मिल सके। काफ़ी बेनिफिट मिलेगा क्योंकि ये इंदौर तक और यहाँ से अपने उज्जैन से और होती हुई इंदौर तक जाएगी ट्रेन और वहाँ से वापस भी आएगी। तो ऐतिहासिक नगरियों के अलावा इंदौर भी एक एजुकेशन का बड़ा हब है, जहाँ पे बहुत सारे लोग मेडिकल की तैयारी के लिए, नेट की तैयारी के लिए, इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए वहाँ पढ़ने के लिए छात्र भी जाते हैं। तो वहाँ ये दोहरे बेनिफिट हमारी पब्लिक को मिलने वाले हैं और निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन है और बहुत भक्तों के लिए भी ये महत्वपूर्ण रहेगी कि उस रूट पे बहुत सारी डायरेक्ट ट्रेनें नहीं थी। यहाँ की पब्लिक को या तो झांसी से ट्रेन पकड़नी पड़ती थी या भोपाल से जाके वहाँ से बस से उज्जैन जाना पड़ता था और इंदौर जाना पड़ता था। देखिए, अभी तक हम लोग जो महाकाल के दर्शन करने उज्जैन जाते थे तो झांसी से या कानपुर से बैठना पड़ता था। आज हमारे मंत्री जी ने जो सौगात दी है और जो हमारी महाकाल एक्सप्रेस उज्जैन तक जाएगी, तो स्वाभाविक है कि भक्तों को बहुत ही आनंद महसूस होगा और वो अच्छी तरह से दर्शन करेंगे। उनको लगेगा कि कोई थकावट या वो नहीं, अपने सीधे यहाँ से बैठ के वो उज्जैन में उतरेंगे और महाकाल के भव्य रूप से दर्शन करेंगे। वहाँ से वो इंदौर भी अच्छी तरह पहुँच सकते हैं, क्योंकि इंदौर एक बहुत अच्छी सिटी है जहाँ पे बहुत से छात्र छात्राएँ पढ़ने जाते हैं हमारे यहाँ के। तो ये सारी सौगातें जो आज मिली है महाकाल एक्सप्रेस से, हम लोगों को बहुत खुशी है और जनता में हर्ष का विषय है और ऐसे ही हमारे काम होते रहे। पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, रेल मंत्री श्री वैष्णव जी को
धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने जो हमारे लोकसभा क्षेत्र के लोग थे, आसपास के जनपद के लोग थे, बहुत दिन से हमारी जो एक काशी महाकाल एक्सप्रेस थी उसके स्टॉपेज के लिए मांग कर रहे थे। ये 2-3 दिन पहले ये कार्यक्रम आ गया था कि इसका स्टॉपेज यहाँ कर दिया गया है और उसके साथ साथ बरौनी ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस का भी स्टॉपेज 8 और मौत में हो गया था। लेकिन आज हम लोगों के पास जो फैक्स आया, जो सूचना आई है, उसमें काशी महाकाल एक्सप्रेस के साथ साथ 2 गाड़ी और रुकेंगी। एक लखनऊ भोपाल एक्सप्रेस है, वो उसका यहाँ स्टॉपेज होगा, और दूसरा वाराणसी गांधीनगर कैपिटल एक्सप्रेस है, उसका भी यहाँ स्टॉपेज होगा। मतलब आज 3 गाड़ियाँ यहाँ नए तरीके से नई गाड़ियाँ रुकेंगी। आज एक गाड़ी रुक गई, कल के बाद हम लोग बात करेंगे, उन गाड़ियों को भी हम लोग यहाँ स्टॉपेज मिल गया तो ये गाड़ियाँ भी रुकें। उसी तरह से 8 स्टेशन पर लोग साबरमती की मांग कर रहे थे, साथ में ग्वालियर बरौनी की मांग कर रहे थे। ग्वालियर बरौनी वहाँ ये गाड़ी रोक दी गई है, और साथ में गोरखपुर लोकमान्य तिलक जिसे LTT कहते हैं, वो भी 8 में जाके रुकेगी। वो 8 में दोनों साबरमतियाँ जो अलग अलग नंबर से आती हैं, दोनों अप और डाउन पे दोनों वो गाड़ियाँ रुकेंगी। साथ में बरौनी एक्सप्रेस रुकेगी, और एक गोरखपुर लोकमान्य तिलक जिसे हम लोग LTT कहते हैं ना, जो उड़ई रुकती है वहाँ रुकती, वो भी वहाँ रुकेगी। उसी हिसाब से ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस मौत के लिए हम लोग मांग करते रहे थे, मौत को उसे रोक दी गई थी। आज फिर हम लोगों को सूचना मिली है कि अहमदाबाद दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस अप और डाउन दोनों जो 2 गाड़ियाँ अलग अलग नंबर चलती हैं, ये दोनों गाड़ियाँ वहाँ रुकेंगी, जिससे उस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल सके। नई दिल्ली के लिए भी ट्रेन की मांग चल रही काफी समय से, तो नई दिल्ली के लिए अब डबल लाइन बनी है, आप चिंता मत करिए, हम लोग कराएंगे। पीलीभीत में एक विधवा महिला को उसके परिजनों ने लाठी डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है जमुनिया की रहने वाली कुसुमा के पति की मृत्यु हो गई, जिसके बाद ससुराल के लोग जमीनी विवाद को लेकर रंजिश रखते हैं और विवाद के चलते महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने ससुराल के लोगों से पूछताछ कर जाँच शुरू की। क्यों? मतलब गाली दे रहे थे के चक्कर में, गाली दे रहे थे। काय से मारा? काय से मारा है? बात बाबा भक्का थे। कहाँ चोट आई है? ये आई कपड़ी में और पीठ में आई है। पापा नहीं है तुम्हारे? नहीं। दादा दादी ने नहीं बचाया? नहीं, वे तो मारते थे। और ये महिला जमुनिया ताल्लुक ईदगांव की थी, और ये बता रही थी, थाना बिलसंडा में गाँव लगता है इसका, बता रही थी कि इसके हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी है, विधवा है, दूसरे घर में रहती है, और इसका जमीन इसकी छीनने के चक्कर में इसके परिवार के लोग उसको वहां से भगाना चाहते हैं। इसीलिए इसके घर में रात लगभग 9 बजे, कल 9 तारीख की घटना है, तो 10 तारीख की घर में घुस के उन लोगों ने धारदार हथियारों से बंका हसिया वगैरह बता रही थी, उससे इसके ऊपर हमला किया, जिससे इसके शरीर पे और सर पे सब पे गंभीर चोटें आई हुई हैं। और बता रही थी कि मेरे योनि में भी डंडा डाल दिया गया है, उसमें भी दर्द हो रहा है। तो यही सब बताया था इसमें। तो वो एक पढ़े लिखे लोग नहीं, जानकारी भी नहीं थी, तो बोले मेरी थोड़ी मदद कर दो, इसके साथ यहाँ तक पहुँचा दो, तो तभी मैं साथ में आया। थाने में गई थी ये? थाने तो अब उसका तो परिवार वाले लोगों से झगड़ा हुआ था, थाना ले जाता कौन। तो रात में किसी एक अज्ञात व्यक्ति ने किसी ने 108 नंबर को सूचना दी, उसने ले जाके उसको बिलसंडा अस्पताल में भर्ती करवा दिया था, और बिलसंडा वालों ने उसको स्थिति देखते हुए आज रेफर कर दिया था कि तुम पीलीभीत ले जाओ, तो पीलीभीत अस्पताल लेके आए थे। जालौन में पुलिस और सलीम गुर्जर गैंग के 2 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 25,000 के नामी बदमाश सहित 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। इन घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस की जिन बदमाशों से मुठभेड़ हुई, इन्होंने 1 माह पहले दंपत्ति को गोली मारकर लूटपाट की थी। मुठभेड़ के दौरान इन बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस और लूटे गए आभूषण बरामद हुए। फिलहाल दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कोठान थाना क्षेत्र के जालौनी माता मंदिर के करीब एक दंपत्ति के साथ लूट के दौरान गोली मारने की घटना कारित की गई थी। इस
घटना के बाद से थाना कुथौन पुलिस द्वारा और एसओजी द्वारा मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत सुरागरसी व पतारसी की जा रही थी। आज इसी सुरागरसी पतारसी के दौरान थाना कुठौन के जलौनी माता के समीप जब चेकिंग की जा रही थी तो 2 बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ जब पुलिस पार्टी ने गोली चलाई है तो उसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं। बाद में जब इनसे पूछताछ की गई तो पता चला है कि ये दोनों बदमाश उसी पूर्व की घटना में शामिल रहे हैं जो 18 फरवरी 2024 को हुई थी। इन दोनों बदमाशों ने अपना नाम क्रमशः रिजवान उर्फ लूला पुत्र अशरफ उम्र लगभग 40 वर्ष अकबरपुर थाना आयाना जनपद औरैया बताया। यह व्यक्ति पूर्व में सलीम गुर्जर गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है। औरैया में इसकी हिस्ट्री सीट भी है। ये 25,000 का इनामी बदमाश है और इसके ऊपर 24 पूर्व में मुकदमे पंजीकृत हैं। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम पंकज उर्फ रंगोली बताया। ये जनपद इटावा का रहने वाला है। इटावा में इसके खिलाफ एचएस खोली गई है और 28 मुकदमे इसके ऊपर पंजीकृत हैं। बरामदगी इनके साथ में जो लूट का आभूषण था वो प्राप्त हुआ है। 23,412 रुपये नगद प्राप्त हुआ है। इसके अलावा एक फर्जी आधार कार्ड प्राप्त हुआ है। एक चोरी की मोटरसाइकिल प्राप्त हुई है। इसके अलावा इनके पास से 2 अवैध असलहा व कारतूस व खोखा बरामद हुआ है। खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।